Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Abrol. Welcome back to my YouTube channel. कल के लेक्चर में हम लोगों ने ख़त्म किया था एंट्रोपी के साथ. आज हमारा नया टॉपिक है फ्री एनर्जी चेंज और फ्री एनर्जी, राइट. I will try to finish this chapter in this lecture so that in the next lecture, that is tomorrow, we will start with our new chapter. हमारा टॉपिक है आज का फर्स्ट फ्री एनर्जी. फ्री एनर्जी इज अ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी which is measure of the spontaneity of the process. It is represented by G and is given by the relation G is equal to H minus ds, where H is for enthalpy, S is for entropy and T is a temperature. और ये अब चीज़ें आपको पता है enthalpy क्या होती है और entropy क्या होती है, राइट. और अगर आपने enthalpy वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो उसका लिंक भी ऊपर आ रहा है, और अगर आपने entropy वाला लेक्चर कवर नहीं करा है तो उसका लिंक भी ऊपर आई आइकन पे आ रहा है. अगर हम बात करें फ्री एनर्जी चेंज की तो वो क्या होगा. फ्री एनर्जी चेंज विल बी डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस ई डेल्टा एस. और चेंज का मतलब क्या होता है हम पढ़ चुके हैं. G2 minus G1 equals to H2 minus H1 minus E S2 minus S1. हम लोगों ने इंथैल्पी चेंज भी पढ़ा था, हम लोगों ने एंट्रोपी चेंज भी पढ़ा है, राइट. और ये बन जाएगा फिर फ्री एनर्जी चेंज. एंड दिस इक्वेशन इज नेम्ड एज गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. बिकॉज कई बार पेपर में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. तब आपको पता होना चाहिए डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. मतलब चेंज इन फ्री एनर्जी का जो रिलेशन है विद रिस्पेक्ट टू इंथैल्पी एंड एंट्रोपी, दैट इज नोन एज योर गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. और अब हम बात करेंगे इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की. क्या बेनिफिट है हमें इसका. फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा जी. According to first law of thermodynamics, we know delta U is equals to Q minus W, where delta U is change in internal energy, Q is the heat absorbed, W is the work done by the system. यहाँ से अगर हम Q फाइंड करें तो it will be delta U plus W, right. Work is done may be expansion as well as a non-expansion. यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव में शो कर रहे हैं, यहाँ पे हम पॉजिटिव में शो कर रहे हैं. We can write W equals to delta U plus expansion plus non-expansion. दोनों का सम होगा ये W, राइट. तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया दो पार्ट्स में, एक्सपेंशन प्लस नॉन एक्सपेंशन. अब एक्सपेंशन का वर्क हमें पता है किसके इक्वल होता था, P डेल्टा V. और नॉन एक्सपेंशन के टाइम पे हम ऐसे मेंशन कर देते हैं वर्क डन नॉन एक्सपेंशन. दिस विल बी योर Q. अब हमें पता है डेल्टा H किसके इक्वल होता है, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. तो यहाँ पे हमारी टर्म आ गई डेल्टा H प्लस वर्क डन नॉन एक्सपेंशन. इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ लिख देंगे बिकॉज डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. तो ये चीज आपको पता लग चुकी है फर्स्ट इक्वेशन कैसे आई. आफ्टर दिस इक्वेशन वी कैन राइट बाय डेफिनेशन वी नो दैट डेल्टा S इक्वल्स टू Q अपॉन T. That implies Q is equals to T delta S, right. Therefore, from equation 1 and 2, we can write T delta S equals to delta H plus work done
नॉन एक्सपेंशन। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन को इस साइड भेज देते हैं, W नॉन एक्सपेंशन इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, और यहाँ पे हम लिख देंगे डेल्टा G बिकॉज डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो यहाँ से हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि जो डेल्टा G है वो किसके इक्वल आया, माइनस W ऑफ वर्क डन नॉन एक्सपेंशन के। एंड दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डेल्टा G, दैट इज चेंज इन free energy. So we can say that decrease in free energy of a system during a process, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, work done non expansion equals to minus delta G. We can write decrease in free energy of a system during a process is a measure of non expansion or useful work done by the system. जो एनर्जी उसने यूज़ नहीं की है, जो काम सिस्टम ने नहीं करा है, वो एनर्जी वो यूज़ कर सकता है काम करने के लिए, या वो एनर्जी उसके पास अवेलेबल है, फ्री है, दैट विल बी टर्म्ड एज अ फ्री एनर्जी। सो आई होप आपको इसका यूज़ पता लग गया होगा और हमने कैसे ड्राइव किया ये हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, ये भी आपको पता लग गई होगी। सो आफ्टर दिस हम करेंगे अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कल के लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन की थी। अब हमारा टॉपिक है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ all naturally occurring processes are thermodynamically irreversible, or we can say that इसकी एक और definition है, without the help of an external force a spontaneous process cannot be reversed. जब तक आप बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तब तक जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो रिवर्स नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, हीट बाय इटसेल्फ कैनॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड टू हॉट बॉडी, और इट कैन बी डन बाय अस। ठंडी चीज पड़ी पड़ी गर्म नहीं होती अपने आप। फॉर एग्जांपल, अगर आपको हीट ट्रांसफर करनी है या फिर हॉट सिस्टम से कोल्ड सिस्टम में अगर आप उनको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रहे, फॉर एग्जांपल अगर आप दो कंटेनर्स हैं, एक हॉट है और एक कोल्ड है, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है और उनको रूम टेम्परेचर पे रख दिया है और वी कैन से कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखा दोनों को, तो उन दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होगी, राइट, जब तक आप उसको किसी अदर कंडीशन में नहीं रखते हो। और अगर हम एक और डेफिनेशन देखें इसकी, सो इसकी एक अदर डेफिनेशन है, द कंप्लीट कन्वर्शन ऑफ हीट इनटू वर्क इज इम्पॉसिबल विदाउट लिविंग इफेक्ट समवेयर एल्स। मतलब जितनी हमारे पास हीट है वो सारी की सारी 100% यूज हो जाए काम में, ऐसा कभी नहीं होता। कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो बच जाती है, मतलब टोटल हम बोले तो सारी की सारी एनर्जी हमारी कभी भी काम करने में यूज नहीं होती। एंड इसी के साथ हमारा ये सेकेंड लॉ खत्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया। अगर हम बात करें गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो हम एंट्रोपी देखेंगे कैसे आती है। तो स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया फर्स्ट है फ्रॉम इंट्रोपी। इंट्रोपी को कंसिडर करके कैसे स्पॉन्टेनिटी यहाँ पे एक्सप्लेन हो सकती है। सो वी नो दैट डेल्टा एस टोटल किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग प्लस डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, बिकॉज वी नो यूनिवर्स इज अ सम ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो टोटल जो इंट्रोपी होगी वो इन दोनों के सम के इक्वल रहेगी। नाउ कंसिडर अ प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। Suppose Q is the heat lost by the surrounding and gained by the system at temperature T. System ने जो है वो हीट गेन की है और सराउंडिंग ने हीट लूज की है। उस टाइम पे हमारे पास डेल्टा एस सराउंडिंग क्या आएगा, इट विल बी, सराउंडिंग ने लूज किया तो माइनस क्यू अपॉन टी, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा एच अपॉन टी एट कांस्टेंट प्रेशर, बिकॉज एट कांस्टेंट P जो Q होता है वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा H के। और अगर हम बात करें
डेल्टा एस टोटल की, तो अगर हमने टोटल में से सराउंडिंग का निकाल लिया है तो हमें सिस्टम का निकालना होगा, राइट। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एस सिस्टम माइनस दिस, इस इक्वेशन में हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी सराउंडिंग की, तो हमारे पास ये टर्म आ गई। और वी कैन से सिंपली डेल्टा एस टोटल इक्वल्स टू डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। हमने इसको सिंपली डेल्टा एस लिख लिया जो सिस्टम के लिए है, और यहाँ पे हम लोगों ने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, तो पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, तो ये आ गया टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच और नीचे आ गया टी। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आफ्टर दिस, मैं यहाँ पे कर रही हूँ, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा टी डेल्टा एस टोटल इक्वल्स टू टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच। आई होप आपको यहाँ तक डेरिवेशन समझ में आ गई होगी, सिंपल स्टेप्स हैं। उसके बाद आप देखो ये क्या चीज़ बन रही है, अगर इसको आप माइनस को कॉमन कर लेते हो तो आपके पास आता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। टी डेल्टा एस टोटल किसके इक्वल आ गया हमारे पास, माइनस डेल्टा जी टी डेल्टा एस टोटल, बिकॉज जो डेल्टा जी है वो होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के इक्वल, बिकॉज ऑफ हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। Therefore, G will be equals to delta G will be equals to T delta S total, or we can say delta G equals to minus T delta S total. On the basis of entropy, हम लोगों ने यहाँ पे जो गिब्स फ्री एनर्जी है और फ्री एनर्जी है वो फाइंड कर ली है, तो वो आई है माइनस टी डेल्टा एस के इक्वल, राइट। और अगर हमारे पास इंट्रोपी पॉजिटिव होगी, डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होगा, अब इसके केसेस करते हैं। इस डेरिवेशन का जो रिजल्ट सम अप है, जिससे हमें स्पॉन्टेनिटी के बारे में पता लगेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक एंट्रोपी के ऊपर और एक डेल्टा एच के ऊपर, अकेला डेल्टा एच के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो हम देखेंगे अब कैसे उसको हम यूज़ करते हैं। सो केसेस, स्पेशल केसेस में केस 1 है, इफ डेल्टा एच टोटल इज पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव होगा तो प्रोसेस होगी स्पॉन्टेनियस, क्योंकि spontaneous process because delta G will be negative, तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस। केस 2 की बात करें, अगर हम डेल्टा एस टोटल को लेते हैं नेगेटिव, उस टाइम पे डेल्टा जी आएगा पॉजिटिव, तो प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। अब आ गया केस 3। केस 3 में हम लेते हैं डेल्टा एस टोटल इक्वल्स टू 0, और अगर ये 0 रहेगा तो डेल्टा जी भी 0 रहेगा, और उस टाइम पे जो प्रोसेस होगी इट विल बी इन इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम हमारा 7th चैप्टर है, तो जब हम वो स्टडी करेंगे उसमें आपका ये टॉपिक कवर होगा इक्विलिब्रियम। सो इन शॉर्ट, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, और अगर डेल्टा जी 0 है तो हमारे पास रिएक्शन में इक्विलिब्रियम सेटअप है, मतलब रिएक्शन इज रिवर्सिबल, जितना प्रोडक्ट बनेगा उतना ही रिएक्टेंट बनेगा और वो रिएक्शन चलती रहेगी, राइट। ये था क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्पॉन्टेनिटी फ्रॉम एंट्रोपी पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम बात करेंगे गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की। स्पॉन्टेनिटी फ्रॉम गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन हमने आज ही पढ़ी है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सो यहाँ पे वेरियस पॉसिबिलिटीज है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है, अगर डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों ही होते हैं नेगेटिव, अगर ये दोनों नेगेटिव रहते हैं तो डेल्टा जी क्या आएगा हमारे पास, डेल्टा जी विल बी डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स चेंज कर सकता है। हम वन बाय वन कवर करते हैं। अगर दोनों टर्म्स नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल दैट इज डेल्टा एच एनर्जी फैक्टर फेवरेबल है और जो एंट्रोपी फैक्टर है वो अपोजिंग होगा, देन इफ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एच, बिकॉज अगर ये दोनों टर्म नेगेटिव है तो ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई भी हो रही है और ये और छोटी हो जाएगी टर्म, इसके कंपैरिजन में चेंजेस देखते हैं। अगर हमारे पास ये टर्म बड़ी है और ये टर्म छोटी है, राइट, तो हमारे पास क्या होगा, प्रोसेस होगी स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। अगर हमारे पास
रिवर्स हो रहा है, ये टर्म बड़ी है और ये टर्म छोटी है, उस टाइम पे डेल्टा जी आएगा पॉजिटिव और रिएक्शन होगी नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस, राइट। और अगर दोनों टर्म्स इक्वल हैं तो तब हमारे पास डेल्टा जी आएगा 0। तो ये है हमारे पास कंडीशन जब ये दोनों हैं नेगेटिव, बट ये टर्म बड़ी है, ये टर्म छोटी है, ये टर्म छोटी है, ये टर्म बड़ी है, उसके अकॉर्डिंग हम स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस बता सकते हैं। अगर हमारे पास ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, अब बी कंडीशन आ गई, ये दोनों टर्म्स हमारे पास पॉजिटिव है, एट दैट टाइम अगर ये टर्म बड़ी होगी तो डेल्टा जी आएगा पॉजिटिव, रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर ये टर्म बड़ी होगी तो डेल्टा जी आएगा नेगेटिव, रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। और थर्ड कंडीशन है जब दोनों इक्वल हो गए उस टाइम पे तो सेम ही रहेगा, दैट जी डेल्टा जी विल बी 0 और इक्विलिब्रियम विल बी एस्टेब्लिश्ड, राइट। आफ्टर दिस जब हमारे पास डेल्टा एच नेगेटिव है और टी डेल्टा एस पॉजिटिव है, सी कंडीशन, डेल्टा एच नेगेटिव टी डेल्टा एस है पॉजिटिव, उस टाइम पे हमारे पास क्या होगा, दोनों ही फैक्टर फेवरेबल हैं तो उस टाइम पे हमारे पास डेल्टा जी नेगेटिव आएगा और रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस। और अगर इसका रिवर्स होता है डी पार्ट, डेल्टा एच रहता है पॉजिटिव, टी डेल्टा एस आता है नेगेटिव, उस टाइम पे हमारे पास डेल्टा जी आता है पॉजिटिव और रिएक्शन होती है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो जो स्पॉन्टेनिटी का कंसेप्ट है वो हम लोग गिब्स एनर्जी हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से भी कर सकते हैं और हम लोग उसको एंट्रोपी से भी ड्राइव कर सकते हैं, राइट। सो इन शॉर्ट हमें बस ये तीन चीज़ें याद रखनी है। अगर हमारे पास डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है रिएक्शन है नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर डेल्टा जी 0 है तो रिएक्शन है इक्विलिब्रियम में, मतलब रिवर्सिबल। दिस इज द इफेक्ट ऑफ द डेल्टा एच एंड डेल्टा टी, और कैसे वो चेंज होने से हमारे पास एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन वेरी करती है। अब हमारा लास्ट इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पॉन्टेनिटी, हाउ टेम्परेचर चेंजेस द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। So according to Gibbs-Helmholtz equation, delta T equals to delta H minus T delta S. But H does not changes much with temperature, while delta S changes. जब भी हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज होती है, विद राइजिंग टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बढ़ जाती है और एंट्रोपी हाई हो जाती है, बिकॉज एंट्रोपी इज जस्ट अ डिग्री ऑफ रेंडमनेस, किसी चीज़ का तेज तेज भागना या मूव करना इज एंट्रोपी। तो टेम्परेचर हाई होने से ये ज़्यादा वेरी करता है, ये कम वेरी करता है, राइट। तो इसका मतलब जो इफेक्ट होगा टेम्परेचर का वो मेनली एंट्रोपी के कारण वेरी करेगा। तो हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, हमें पता है, एक एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक। सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हमारे पास क्या होता है, डेल्टा एच होता है पॉजिटिव एंड डेल्टा एच जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हमारे पास डेल्टा एच नेगेटिव है उस टाइम पे एंट्रोपी फेवर करती है, और बट जो अदर फैक्टर है वो अपोज करते हैं डेल्टा जी को, जिसके कारण जो प्रोसेस है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रहती है। अगर हमारे पास एंडोथर्मिक में बी केस है जब डेल्टा एस है पॉजिटिव, उस टाइम पे हमारे पास डेल्टा जी वेरी करता है, डिपेंड करता है टी डेल्टा एस के ऊपर, दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है। अगर टेम्परेचर कम होगा उस टाइम पे डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा तो हमारे पास स्पॉन्टेनिटी नहीं रहेगी रिएक्शन में, पर अगर टी ज़्यादा होगा तो हमारे पास डेल्टा जी नेगेटिव आएगा और फिर हमारे पास जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस रहेगी। ये थी कंडीशन हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। अगर हम बात करें एक्सोथर्मिक की, तो एक्सोथर्मिक में हमारे पास क्या होता है, डेल्टा एच यहाँ पे पॉजिटिव है, एक्सो में रहता है नेगेटिव, डेल्टा एच आता है नेगेटिव, राइट। तो जब हमारे पास डेल्टा एच नेगेटिव आता है उस टाइम पे एक्सोथर्मिक में हमारे पास अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो हमारे पास क्या होगा, एंट्रोपी फैक्टर फेवरेबल होगा, देन प्रोसेस इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, ये प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी और टेम्परेचर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। बट अगर हमारे पास डेल्टा एस नेगेटिव है उस टाइम पे हमारे पास जो प्रोसेस होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है और
नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है, फिर वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा टेम्परेचर हाई है या लो है। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो टी डेल्टा एस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो डेल्टा जी ज़्यादा आएगा, पॉजिटिव में आएगा तो रिएक्शन हो जाएगी हाई टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर मैं बात करूँ लो टेम्परेचर की, तो लो टेम्परेचर में हमारे पास माइनस टी डेल्टा एस की टर्म जो है वो कम हो जाएगी और उस टाइम पे जो रिएक्शन होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है वो हमेशा लो टेम्परेचर पे फेवर्ड रहते हैं अगर हमें बात करनी है स्पॉन्टेनिटी की। सो बाय दिस वी आर डन विद आर दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई अभी तक लेक्चर आपने मिस करा है तो आपको ऊपर वो भी लिंक आ रहा है प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप सारे अपने टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। दिस चैप्टर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम योर एंट्रेंस एग्जाम्स और फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फिजिकल केमिस्ट्री। आई होप आपको ये चैप्टर आता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे विद आर ऑर्गेनिक। सो टिल, thank you for watching, and if you are having a suggestion, I am thinking of कि चैप्टर नंबर हम 7 स्टार्ट करें और चैप्टर नंबर लाइक हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करें। सो आई नीड योर सजेशंस and your suggestions will be valued. So do comment in the comment section which chapter you want to do after this. मैं ऑर्गेनिक करवाना इसलिए चाहती हूँ सो दैट थोड़ा सा आपको थ्योरी से रिलैक्सेशन मिल जाए और एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक स्टार्ट हो जाए, राइट? सो बट स्टिल आई विल कंसिडर योर कमेंट्स ऑल्सो। सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन आपको कौन सा चैप्टर करना है, 7th करना है और हाइड्रोकार्बन्स करने हैं और ऑर्गेनिक आइकन से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारा ये लेक्चर आज यहाँ खत्म होता है और इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक फिनिश। So thank you for watching the channel and do subscribe my channel, share it with your friends. See you in the next lecture. Till then, keep learning. Bye bye.